स्वागत है दर्शकों प्रतिभागियों हमारे YouTube चैनल दिशा पे। आज साइंस के दो महत्वपूर्ण चीज कवक और राइजोबियम पे चर्चा हम करेंगे। बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है, कई एग्जाम में कवक की चर्चा होती है, राइजोबियम के बारे में कई तरह के प्रश्न आते हैं, कवक से भी और राइजोबियम से भी। कवक फंगी, कवक जो है मृतजीवी पोषक है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो ही नहीं हुआ तो मृतजीवी पोषक ही होगा। वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकता है, फलतः भोजन बना नहीं पाएगा। भोजन बना नहीं पाएगा तो दूसरे पर निर्भर होगा। मृतजीवी पोषक है ये। इसका दो महत्वपूर्ण उदाहरण फफूंद और मशरूम होता है। मशरूम आप देखे होंगे नमी वाले जगहों पे, खास करके वर्षा के दिनों में पेड़ पौधे की छाल पे या फिर गोबर पे, कहीं भी छतरी के आकार का उजला सा काला सा देखे होंगे आप, छतरी के आकार का एक मिलेगा आपको, जिसको मशरूम बोला जाता है। फफूंद आप पाव रोटी पे भी जब कई दिनों तक रोटी को छोड़ दिया जाता है तो उस पर आप देखेंगे सफेद हरा भूरा कलर का एक धब्बा दिखाई पड़ेगा आपको, जो कि फफूंद है। वो फफूंद के कारण, यानी जो कवक के अंतर्गत आता है, या फिर कवक के कारण कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, जो आपको यहां दिख रहा होगा, जैसे दाद, खाज, एथलीट फुट, दमा। दाद, रिंगवर्म, इसको याद रखा जाए क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि खाज की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, या फिर दाद किसके कारण होता है, दाद, रिंगवर्म, खाज इसके बीच, एथलीट फुट और अस्थमा। दमा का भी एक कारण कवक ही है, इसको भी याद रखा जाए। रोग के बारे में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा कि मशरूम किसके अंतर्गत आता है, लिख देगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी, तो ये। और कवक, तो मशरूम जो है कवक है, फफूंद भी क्या है, कवक है। कवक सहजीविता को प्रदर्शित भी करता है। जैसे देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पे लाइकेन का नाम सुने होंगे आप। लाइकेन में दो चीज में सहजीविता होती है, शैवाल और कवक। शैवाल एल्गी और फंगी, शैवाल और कवक एक दूसरे पर आश्रित हैं और सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं, तो वो लाइकेन का रूप लेता है। लाइकेन में दो चीज, शैवाल और कवक, इसको याद रखिएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाइकेन इनमें से किसके भी सहजीविता को प्रदर्शित करता है, शैवाल और कवक। शैवाल का यहाँ क्या फायदा है, शैवाल जो है उसके अंदर में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल हम जानते हैं जहां भी होगा वो खुद अपना भोजन बना सकता है, वह अपने आप पर ही निर्भर होगा। तो शैवाल जो है जिसके अंतर्गत पर्णहरित क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वो भोजन बना के देता है। सहजीविता देखिए, जब तक दोनों को फायदा नहीं होगा एक दूसरे से, सहजीविता का रिलेशन नहीं हो सकता है। सहजीविता के कारण शैवाल जो है जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, वो भोजन बनाता है। और कवक जो है इसको क्या फायदा देता है शैवाल को, वह उसको आश्रय देता है कि मेरे पास रहो, जल देता है, खनिज लवण देता है। देखिए अन्योन्याश्रय संबंध दोनों के बीच, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। लाइकेन शैवाल और कवक का मेल है। अब इसमें, अब लाइकेन का देखिए, लाइकेन आपसे लिटमस पेपर प्राप्त होता है। इस लिटमस पेपर का आप देखे होंगे बहुत जगह रसायन में कि लिटमस पेपर के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान होती है। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल बना देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त होगा, लाइकेन से। यहां पे भी प्रश्न देखिए, रसायन का भी प्रश्न आ गया आपके पास। अम्ल जो है कभी कभी इससे पूछा जाता है कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और ये लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है, जो दो जीवों का संगम है, शैवाल और कवक। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे आप, लाइकेन जो है उसको शैवाल और कवक के रूप में कैसे जोड़ेंगे। लाइकेन को लीजिए आप, लक पे कभी शक नहीं करना। लक मतलब लाइकेन,
शक मतलब सौ से शैवाल, क से कवक। लक पे कभी शक मत करना, इससे आपके एग्जाम में जो ही प्रश्न आएगा लाइकेन, आप शक पे तुरंत कंसंट्रेट कीजिएगा। शक पहला शब्द दिमाग में आएगा, लक पे कभी शक मत करना। तो तालब सौ से हो गया शैवाल और क से हो गया कवक। अब यहां आते हैं हम, अच्छा कुल मिला के चर्चा कर लेते हैं हम लोग फिर से एक बार कवक के बारे में। कवक जो है मृतजीवी पोषक है, यह खुद भोजन नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण है फफूंद और मशरूम। मशरूम वर्षा वाले नमी वाले जगह पे आप छतरी के आकार का चित्र देखते होंगे इस टाइप का। मशरूम हो गया। फफूंद जो पाव रोटी पे सफेद हरा भूरा रंग का धब्बा के रूप में आपको दिखाई देगा। जब कई दिनों तक रोटी को छोड़ दिया जाएगा तो आप भूरा हरा रंग का धब्बा स्पष्ट रूप से देखेंगे, वही फफूंद होता है। कवक के कारण दाद, खाज, एथलीट फुट और दमा की बीमारी होती है। इसमें से कोई भी बीमारी दे देगा और पूछेगा किसके कारण होता है। लाइकेन जो शैवाल और कवक का संगम है, सहजीविता को प्रदर्शित करता है। लाइकेन में शैवाल में क्लोरोफिल होता है जो भोजन बनने का काम करता है, और कवक जो है उसको शैवाल को आश्रय देता है, जल देता है और खनिज लवण देता है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार की पहचान होती है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ये सारे इससे आप याद रखेंगे। दूसरे खंड में हम चलते हैं राइजोबियम के बारे में। अब देखिए राइजोबियम क्या, राइजोबियम का बहुत बार नाम सुने होंगे, बस सिर्फ लोग ये ज्यादा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाता है। स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाता है, वहां राइजोबियम होगा। राइजोबियम भी सहजीविता के संबंध को प्रदर्शित करता है। राइजोबियम जो है वो दलहन पौधे की जड़ों की गांठ में रहता है। दलहन पौधे की जड़ जो होते हैं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, इसका जो पौधा होता है उसके जड़ में गांठ होता है, वहां पे राइजोबियम जीवाणु रहता है। देखिए पौधा क्या किया, राइजोबियम को अपना आश्रय प्रदान किया, और राइजोबियम जो क्या किया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधा को नाइट्रोजन दिया। देखिए ये राइजोबियम पौधा को नाइट्रोजन दिया, और राइजोबियम को घर कौन दिया, पौधा दिया, क्योंकि पौधा के जड़ में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। दलहन पौधे को लेगुमिनेसी कुल में रखा जाता है। लेगुमिनेसी कुल में, इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पौधा लेगुमिनेसी कुल का है। तो दलहन पौधे जैसे मटर हुआ, चना हुआ, अरहर, मसूर, ये सारे लेगुमिनेसी कुल में आएंगे। अब देखिए राइजोबियम का महत्वपूर्ण काम क्या है। पौधा जो है वातावरण में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। पौधा कभी भी वातावरण से स्वतंत्र नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, वो मुक्त नाइट्रोजन को लेगा ही नहीं। जब भी लेगा वो जल में घुलनशील नाइट्रोजन के यौगिक से, जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से ही पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। अब वातावरण में चूंकि स्वतंत्र नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बहुत मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एन देखिए ट्रिपल बॉन्ड को दिखा रहा है। अब देखिए यहां राइजोबियम का क्या काम होता है, ये वातावरणीय नाइट्रोजन जो है सबसे पहले अमोनिया में परिवर्तित होगा। NH3 अमोनिया में, तीर का चिन्ह दिखा रहा है आपको, वातावरण से हम ले रहे हैं ये N को, यहां से अमोनिया का निर्माण हुआ NH3, फिर यह नाइट्राइट का रूप लेगा। नाइट्राइट याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, शब्द का खेल है। वातावरणीय नाइट्रोजन सबसे पहले NH3 बना यानी अमोनिया बना, फिर नाइट्राइट का रूप लिया, ये देखिए उसका रासायनिक संकेत है, फिर उसके बाद नाइट्रेट का रूप लिया, ये उसका रासायनिक संकेत है। यही नाइट्रेट पौधा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचा देता है। ये लेगा ही नहीं, स्वतंत्र नाइट्रोजन पौधा ले ही नहीं सकता है। और नाइट्रेट बनाने में इस राइजोबियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बिना नाइट्रेट बनेगा ही नहीं। यही नाइट्रेट को पौधा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचा देता है। देखिए सहजीविता का संबंध आ गया। अब देखिए इसी नाइट्रेट का जस्ट उल्टा फिर N पर अगर हम चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण, उल्टा रिलेशन। यहां से फिर नाइट्रोजन पर हम लोग चले गए तो वो हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। यहां था नाइट्रिफिकेशन यानी स्थिरीकरण, N से नाइट्रेट पर हम लोग गए,
और नाइट्रेट से जो ही उल्टा जाएंगे नाइट्रोजन पर उसको बोला जाएगा विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु डीनाइट्रिफिकेशन में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन दे देगा राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, कुछ भी दे सकता है। तो इस विनाइट्रीकरण में दो जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। इसको ठीक से याद रखेंगे आप, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। विनाइट्रीकरण में कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। और जस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राइजोबियम। एक और जो बहुत कम लोग जानते होंगे या बहुत कम सुनने में आता है, फ्रैंकिया करके एक जीवाणु है, यहां लिखा हुआ है, देखिए आप, फ्रैंकिया, FRANKIA। ये जीवाणु भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइजोबियम और फ्रैंकिया। और जबकि जस्ट इसका उल्टा, नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन पर जाएंगे हम, विनाइट्रीकरण जो ही होगा वहां दो जीवाणु, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इससे भी और इससे भी। उसके बाद देखिए हम आते हैं, अब यहां सहजीवी थे, पौधा और राइजोबियम, लाइकेन, शैवाल और कवक। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो स्वतंत्र जीवी हैं, वो कहीं रहते नहीं हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं, उसको देखिए आप, उसको देखिए, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो सीधा मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसका नाम है, देखिए, स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी यह है एजेटोबैक्टर, और फिर नील हरित जीवाणु एक होता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत आता है एनाबीना और नॉस्टॉक। यह स्वतंत्र जीवी है, सहजीवी नहीं है, स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, स्वतंत्र जीवी एजेटोबैक्टर। स्वतंत्र कौन हो सकता है, जिसको A to Z सब कुछ आता है, A to Z। नाम से ही लगता है आपको, स्वतंत्र जीवी वह हो सकता है जिसको A to Z सब कुछ आता है, तो वो हो गया एजेटोबैक्टर। दूसरा स्वतंत्र जीवी कौन हो सकता है, जो बिना बिना रोक टोक के कोई काम करे। स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या, कि जिसको कोई रोक टोक नहीं है। उसका भी ट्रिक देखिए आप, एनाबीना और नॉस्टॉक। बिना रोक टोक के कोई काम करे वह स्वतंत्र जीवी होगा। अब इसे पकड़ लेंगे आप। प्रश्न यदि पूछता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु स्वतंत्र जीवी है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके लिए हम लेंगे दो, एजेटोबैक्टर और एनाबीना एवं नॉस्टॉक। अब एक बार गौर से आप इसको देख लें, इससे प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है इस पर ध्यान देंगे आप। कवक से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, यह किस टाइप का पोषण लेता है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, मशरूम क्या है, फफूंद क्या है। उसके बाद कवक से कौन कौन बीमारी होती है, यहां देख लेंगे आप। लाइकेन में किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है, लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार की पहचान यहां पे देख लेंगे आप। अम्ल स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। उसके बाद राइजोबियम जो है उसका काम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, दलहन पौधे की जड़ों में। दलहन पौधे किस कुल में आते हैं, लेगुमिनेसी कुल में। उसके बाद वातावरणीय मुक्त वातावरण जो है, वातावरण में जो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसका यूज पौधे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जब भी करेगा जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में करेगा। नाइट्रोजन की ट्रिपल मजबूत आबंध होता है, उससे अमोनिया, फिर अमोनिया से नाइट्राइट, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट, और इसी नाइट्रेट को पौधा अवशोषित कर
पत्तियों तक पहुंचाते हैं और फिर अंततः वही हम लोग तक भी पहुंचता है, हम भी भोजन करते हैं। देखिए यहीं से हम पिछले वीडियो में बताए होंगे आपको कि नाइट्रोजन एक अनिवार्य घटक है प्रोटीन का। अब देखिए पत्ती तक पहुंचा तो हम साग सब्जी भी खाते ही हैं, या फिर पेड़ पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है तो वहां नाइट्रोजन फिर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और यहीं से फिर प्रोटीन का कहीं ना कहीं संगम आ गया। प्रोटीन में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ही गया होगा। उस प्रोटीन को हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाता है, और अंततः सूर्य जो है इस पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है। अगर सूर्य नहीं तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो स्टार्च ग्लूकोज मंड का निर्माण नहीं होगा, और फिर आदमी भूखा रहेगा। आदमी जो भी लेता है सूर्य की ऊर्जा को ही ग्रहण करता है। फिर आइए डिनाइट्रिफिकेशन पे। डिनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट का फिर नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होना, जिसका हिंदी विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण जो है वो दो बैक्टीरिया से होता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस वातावरण में मुक्त जीवी भी होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसका उदाहरण है एजेटोबैक्टर और नील हरित जीवाणु साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत एनाबीना और नॉस्टॉक। इसका ट्रिक याद रखेंगे आप, ए टू जेड जिसको आता है वो स्वतंत्र रहता है, और बिना रोक टोक कोई काम करे उसको स्वतंत्र बोला जाता है। तो एनाबीना और नॉस्टॉक और फिर एजेटोबैक्टर। आज का ये वीडियो आपको लग रहा होगा कि कुछ जरूर नया चीज सीखे हम। गहराई से इसको ध्यान से पढ़ना लिखना है, याद रखना है। इसी से कई तरह के प्रश्न घुमा के पूछ दिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं उसमें। सीखते सीखते लोग सीखता है। इसी तरह आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग ने सराहा है, मेरा पहला वीडियो देखे हैं कि बहुत लोग ने कमेंट भी किया उस पर। इसी तरह का सहानुभूति लगाव प्यार देते रहिए। मैं भी मेहनत करता रहूँगा। आगे देखते हैं। थैंक यू।